बंगाल का अकाल केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये इंसानी लालच, प्रशासनिक बेरुखी और राजनीतिक उदासीनता की कहानी थी। लाखों लोगों की मौत एक चेतावनी बन गई कि जब सत्ता व्यापारियों के हाथ में होती है तो इंसानियत हमेशा हारती है। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये त्रासदी आने वाले समय में भारत के इतिहास की दिशा बदल देगी। जनता के दिलों में कंपनी की छवि क्रूर शासक की तरह बस गई। किसान और मजदूर कंपनी के नाम से ही सहम जाते। धीरे धीरे यही गुस्सा आगे चलकर बड़े विद्रोहों और आंदोलनों में बदलने वाला था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही हमें और ऐसे इतिहास से जुड़े शानदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। साल 1768 की बरसात उत्तर पूर्व भारत में बहुत हल्की रही। किसानों ने सोचा शायद अगली बार मौसम ठीक होगा, लेकिन अगले ही साल यानी 1769 में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। सूरज की तपिश लगातार बढ़ती गई, नदियां सूखने लगीं, तालाब और पोखर कीचड़ से सूखकर दरारों में बदल गए। गांव के बीचों बीच बने मछली पालने वाले तालाब अब धूर के ढेर बन चुके थे। गांव-गांव में फैले ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर ये सब देखकर चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंता जनता के लिए नहीं, अपने राजस्व के लिए थी। धान के खेत सख्त होकर पत्थर जैसे हो गए थे। किसानों को हल चलाना तो दूर, जमीन तैयार करना भी मुश्किल हो रहा था। जो थोड़े बहुत खेत बचे, वे भी धूप से जलकर तिनकों जैसे सूखे खड़े थे। धान की कमी के साथ साथ बाजार में दाम आसमान छूने लगे। चावल 5 गुना महंगा हो गया। अक्टूबर तक हालात इतने बिगड़े कि मुर्शिदाबाद जैसे बड़े शहर में भी अकाल की आहट सुनाई देने लगी। नवंबर आते आते किसानों ने कपास और रेशम जैसी नकदी फसलें बोना बंद कर दिया। भूख से बेहाल मजदूर अपने बच्चों तक को बेचने लगे ताकि थोड़े पैसे मिल जाएं। खेत सूने पड़े थे और लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे। सबसे पहले मार झेली उन मजदूरों ने जिनके पास जमीन नहीं थी। किसी के पास नाव खींचने का काम था, कोई दस्तकारी करता था, कोई रोज मजदूरी करता था। इनके पास खाने का कोई जखीरा नहीं था। यही लोग सबसे पहले भूख से बीमार पड़े और फिर मौत के हवाले होने लगे। 1770 की शुरुआत में जब लगभग 70% धान की फसल नष्ट हो गई और चावल 10 गुना महंगा हो गया, तब भूख हर जगह फैल चुकी थी। राजमहल के पास तैनात जेम्स ग्रांट ने लिखा कि गांव की सड़कें और खेत लाशों से भरे पड़े थे। कस्बों की गलियां कराहते और मरते लोगों से अटी हुई थीं। हजारों लोग मुर्शिदाबाद में इकट्ठा होकर राहत की उम्मीद करते, लेकिन वहां हर रोज 7,000 को खाना बांटा जाता, बाकी खाली हाथ लौट जाते। हवा में सड़ती लाशों की गंध भर गई थी और हर तरफ से चीखें सुनाई देती थीं। गर्मियों का मौसम आया और मौत का सिलसिला और तेज हो गया। लोगों ने अपने खेत के बैल बेच डाले, हल औजार गिरवी रख दिए, यहां तक कि बुआई के लिए रखा बीज भी खा लिया। बेटे बेटियों तक को बेच दिया गया, पर अंततः खरीदार भी नहीं बचे। पेड़ों की पत्तियां और घास तक खाने लगे। जून में दरबार के अफसर ने रिपोर्ट दी कि लोग भूख से मरने वालों की लाशें तक खा रहे हैं। दिन रात शहरों की ओर भूखे, बीमार, बदहाल लोग उमड़ते और सड़कों पर गिरकर दम तोड़ देते। मुर्शिदाबाद में हर रोज 500 लोग भूख से मर रहे थे। कलकत्ता में जुलाई से सितंबर तक 76,000 लोग सड़कों पर मरे पड़े मिले। एक अफसर ने लिखा कि पूरा प्रदेश मानो शमशान बन गया है। अनुमान है कि करीब 12 लाख लोग, यानी हर 5 में से एक, उस साल भूख से मर गए। पूरा इलाका एक जैसा नहीं था। बिहार के कुछ हिस्सों में हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में 1/3 किसान, आधे दस्तकार और पुराने नवाबी परिवार तबाह हो गए। हुगली नदी लाशों से भर गई थी। बहते शव धीरे धीरे समंदर की ओर जाते और किनारों पर गिद्ध, कौवे, सियार और कुत्ते उन्हें नोचते रहते। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर हेनरी वेरल्स्ट ने लिखा कि ये हालात पहले कभी नहीं देखे गए। जुलाई 1770 तक तीसरे साल भी बारिश ने धोखा दिया। मुर्शिदाबाद के प्रशासक मोहम्मद रजा खान ने कलकत्ता को लिखा कि अब केवल मौत ही नहीं बल्कि आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि खाली अनाज घर सूखे तिनकों से भरे थे।
चेचक की बीमारी फैली और नवाब सैफुद्दौला की जान चली गई। उन्होंने लिखा, लाखों लोग हर रोज मर रहे हैं। जब पूरा प्रदेश अकाल की चकलिट में है तो अब केवल भगवान की दया ही सहारा है। मगर सच ये था कि भगवान की दया के अलावा भी उपाय मौजूद थे। भारत में अकाल नया नहीं था। मुगल काल में ऐसे समय से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज के भंडार, सार्वजनिक काम और राहत व्यवस्थाएं बनाई गई थीं। कुछ स्थानीय अधिकारी अभी भी कोशिश कर रहे थे। कोई बाहर से अनाज मंगवाता, कोई खिचड़ी पकवाकर बांटता। इतिहासकार गुलाम हुसैन खान ने पटना के नए गवर्नर शीताब राय की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने भूखों के लिए काफी इंतजाम किया। उन्होंने बनारस से नावों में लगातार अनाज मंगवाया और इसे सस्ते दाम पर बिकवाया। उन्होंने गरीबों को अलग अलग समूहों में बांटकर बागों में ठहराया, जहां रोजाना उन्हें भोजन, पैसे, तंबाकू, यहां तक कि अफीम और भांग तक बांटी जाती थी। उनकी व्यवस्था से हजारों लोग बच गए। इसी काम को देखकर पटना के अंग्रेज और डच अधिकारियों ने भी राहत कैंप खोले, लेकिन बाकी बंगाल में किसी ने ऐसा सोचा तक नहीं। बहुत से अधिकारी उल्टा अनाज पर कब्जा करके अपने फायदे में जुटे रहे। कंपनी के कुछ अफसर ईमानदारी से मदद करना चाहते थे। मुर्शिदाबाद में रिचर्ड बीचर ने चावल मुफ्त बांटने के लिए 6 केंद्र खोले। उन्होंने कलकत्ता को चेतावनी दी कि हालात और बिगड़ रहे हैं। गवर्नर जॉन कार्टियर ने भी 15,000 लोगों को रोजाना खाना खिलाने का इंतजाम किया। फिर भी हजारों की मौतें रुक न सकीं। लेकिन ज्यादातर इलाकों में कंपनी की बेरुखी साफ दिखी। रंगपुर में सबसे वरिष्ठ अफसर जॉन ग्रोज हर रोज केवल 5 रुपए का चावल बांटते, जबकि आधी आबादी भूख से मर चुकी थी। सरकार के पास पैसा था, पर न बीज बांटा गया, न किसानों को कर्ज या सहारा दिया गया। उल्टा कर वसूली और तेज कर दी गई। गांवों में सिपाही भेजकर जबरन टैक्स वसूले गए और विरोध करने वालों को फांसी पर लटका दिया गया। मुर्शिदाबाद के रेजिडेंट रिचर्ड बीचर ने गुस्से में लिखा कि क्या मैं बस खड़ा देखता रहूं और अपने ही अफसरों को जनता का गला घोटते देखूं। इसी बीच अफवाहें फैलने लगीं कि कंपनी के अधिकारी खुद चावल खरीद कर छिपा रहे हैं और बाद में ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के कई लोग सस्ते में चावल खरीदते और फिर 15 गुना महंगे दाम पर काले व्यापारियों को बेचते थे। इस दौरान कई अफसर लाखों पाउंड कमाकर इंग्लैंड भेज चुके थे। गर्मी के मौसम तक हालात इतने भयानक हो गए कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर भी सुरक्षित नहीं रहे। सड़कों पर हजारों लोग रोज गिरकर मर रहे थे। शवों को उठाकर गंगा में फेंकने के लिए कंपनी को मजदूर रखने पड़े। एक चश्मदीद ने लिखा कि उसने अपनी खिड़की से 20 गज की दूरी पर 40 लाशें पड़ी देखीं। भूखे लोग उसकी दहलीज तक आकर चिल्लाते, बाबा हमें मत भगाओ, यहीं मरने दो। बाजारों में चावल बेहद कम और घटिया मिल रहा था। उसे भी चोरी से घर लाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में भूखे लोग उसे छीन लेते थे। मांसाहार भी दूषित हो चुका था। मछलियां लाशों से भरी गंगा में तैर रही थीं। सूअर और बत्तखें भी शवों पर पल रहे थे। केवल बकरी का मांस ही कुछ लोग खाते, लेकिन वो भी इतना महंगा और दुबला था कि मुश्किल से काम चल पाता। ऐसे हालात में लोग अपने घरों का बचा खुचा शोरबा तक दरवाजे पर खड़े सैकड़ों भूखों को बांट देते। कोई हड्डी चूसकर फेंकता तो दूसरा उठाकर उसे भी चबा लेता। ये एक पूरे समाज के टूटने और इंसानियत के बिखरने का मंजर था। 1770 की गर्मियों के अंत तक बंगाल की जमीन सूनी पड़ी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान गायब थे। दस्तकारों की बस्तियां वीरान हो चुकी थी और कस्बों की गलियों में सिर्फ मौत की गंध थी। भूख, बीमारी और लाशों की इस विभीषिका के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने खाली नहीं हुए। राजस्व की वसूली पहले की तरह जारी रही। जहां लोग कर देने से मना करते, वहां सिपाहियों की टुकड़ियां भेजी जाती। गांवों के बीच बीच में फांसी के तख्त खड़े कर दिए जाते। भूख से बेहाल किसानों को भी जबरन कर चुकाना करता। मुर्शिदाबाद के अफसर रिचर्ड बीचर ने कंपनी के मुख्यालय को लिखा कि हालात असहनीय हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई। कंपनी के लिए सबसे अहम बात थी कि उनका राजस्व और मुनाफा घटे नहीं। 1771 में जब लंदन को रिपोर्ट भेजी गई तो उसमें गर्व से कहा गया कि अकाल और लाखों मौतों के बावजूद आय में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल उस समय कंपनी अपनी सेना पर भारी खर्च कर रही थी। करीब 22 मिलियन पाउंड के बजट का 44% हिस्सा केवल फौज और किलेबंदी पर खर्च किया गया। बंगाल भूख से करा रहा था, मगर चावल का भंडारण केवल सिपाहियों के लिए किया गया। आम जनता के लिए राहत का कोई इंतजाम नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों अफसर थे जिन्होंने अकाल के बीच अपार दौलत कमाई।
1770 और 1771 के बीच ही 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा रकम कंपनी के लोगों ने इंग्लैंड ट्रांसफर की। ये आज की मुद्रा में अरबों रुपए होते। बंगाल की गलियों में बच्चे भूख से मर रहे थे और उसी वक्त इंग्लैंड में कंपनी के शेयरधारक इस मुनाफे पर खुशियां मना रहे थे। लंदन में कंपनी के शेयर 2 गुने हो गए, डिविडेंड 12% से भी ऊपर पहुंच गया। निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उन्हें बंगाल के राजस्व की पूरी रकम मिल रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह बुलबुला जल्द ही फटने वाला है। 1771 के अंत तक जब बंगाल की तबाही की खबरें यूरोप पहुंची तो माहौल बदलने लगा। पत्र पत्रिकाओं में लेख छपने लगे। हॉरेस वॉलपोल ने लिखा कि भारत की कराहें आसमान तक पहुंच चुकी हैं, क्लाइव जैसे जनरल को भी अब स्वर्ग में जवाब देना होगा। उन्होंने लिखा कि हमने पेरू के स्पेनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। वे धर्म के नाम पर कत्लेआम करते थे, लेकिन हमने लोभ के लिए पूरी आबादी मिटा दी। ब्रिटेन की संसद में भी आवाज उठी। विलियम पिट ने चेतावनी दी कि कंपनी के भ्रष्टाचार ने अब इंग्लैंड की राजनीति को भी गंदा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया की दौलत यहां आई है और उसके साथ एशियाई तरीके की सरकार भी। हमारे सांसद अब विदेशी सोने से खरीदे जा रहे हैं। 1772 तक अंग्रेजी अखबारों में बंगाल का अकाल रोज छपने लगा। लोगों को बताया गया कि 3 मिलियन इंसान भूख से मारे गए और इसके पीछे कंपनी की नीतियां थी। जेंटलमैन्स मैगजीन ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वही क्रूरता इंग्लैंड में भी दोहरा सकती है। अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो ये यहां भी जनता को लहू में डुबो देंगे। लंदन के थिएटरों तक ये गूंज पहुंची। पिकाडिली के हे मार्केट थिएटर में एक नाटक द नवाब खेला गया। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक अंग्रेज अफसर भारत से लूट कर आया और इंग्लैंड में राजनीति खरीदने की कोशिश करता है। यह व्यंग्य सीधे तौर पर उन अंग्रेज अफसरों पर था जो भारत की बर्बादी पर अमीर बनकर लौट रहे थे। दर्शक हंसते भी और सोच में भी पड़ जाते। उस साल पर्चे, किताबें और निबंध लगातार छपते रहे। स्कॉटलैंड के इतिहासकार अलेक्जेंडर डाउन ने लिखा कि बंगाल कभी दुनिया का सबसे समृद्ध इलाका था। यहां की मिट्टी उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, व्यापार खूब फलता फूलता था। लेकिन कंपनी के आने के बाद 6 साल में आधे शहर बर्बाद हो गए, खेत वीरान हो गए और लाखों लोग भूख से मर गए। डाउन ने लिखा कि एक जंगली दुश्मन अपने दुश्मन को तलवार से मार सकता है, लेकिन सभ्य विजेता भी एक पूरे प्रदेश को बिना तलवार चलाए मिटा सकता है। डाउन का लेख बहुत असरदार साबित हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका किया विलियम बोल्ट्स नाम के अफसर ने। बोल्ट्स पहले खुद कंपनी के भ्रष्ट कामों में शामिल थे, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो वे इंग्लैंड लौटकर मुखबिर बन गए। उन्होंने कंसिडरेशंस ऑन इंडियन अफेयर्स नाम से किताब लिखी, जिसमें कंपनी के करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला। उन्होंने लिखा कि कंपनी के अफसर भारतीय व्यापारियों को कैद करके उनसे जबरदस्ती पैसा वसूलते थे। बुनकरों को जेल में डालकर काम कराया जाता। कई ने मजबूरी में अपने अंगूठे तक काट लिए ताकि दोबारा उन्हें बुनाई के लिए मजबूर न किया जा सके। उन्होंने यह भी लिखा कि कंपनी के दावे कि उन्हें दीवानी अधिकार संधि से मिले दरअसल झूठ थे। सच्चाई ये थी कि कंपनी ने बंगाल तलवार के बल पर छीना था। बोल्ट्स ने सीधे राजा जॉर्ज को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी को सत्ता से हटाकर बंगाल को ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन लाना चाहिए। उनका कहना था कि एक व्यापारिक कंपनी को साम्राज्य चलाने का अधिकार इंसानियत और ब्रिटिश हित दोनों के खिलाफ है। इस किताब ने तहलका मचा दिया। संसद में बहस छिड़ गई कि कंपनी पर लगाम लगानी चाहिए। जनता गुस्से में थी। वॉलपोल ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी राक्षसों का अड्डा बन चुकी है। इन चर्चाओं के बीच लंदन में व्यंग्य और कार्टून भी छपने लगे। कई लेखकों ने कंपनी के अफसरों को लुटेरे गिरोह कहा। एक लोकप्रिय व्यंग्य में क्लाइव को लॉर्ड वल्चर यानी गिद्ध के रूप में दिखाया गया, जो लाशों पर पल रहा है। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि बंगाल का अकाल केवल मौसम की मार नहीं था, यह इंसानी लालच और अप्रशासनिक बेरुखी की वजह से और भयानक हो गया था। जहां मुगल शासन के समय में अकाल राहत की व्यवस्था होती थी, वहीं कंपनी ने केवल मुनाफा सोचा। उन्होंने न तो बीज बांटा, न सिंचाई की व्यवस्था की, न ही टैक्स माफ किया। उल्टा भूखे किसानों से कर वसूल कर इंग्लैंड भेजते रहे। कंपनी के भीतर भी कुछ लोग बेचैन थे। कई अफसरों ने लिखा कि हालात असहनीय हैं, लेकिन ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बंगाल की यह त्रासदी इंग्लैंड के लिए भी खतरे की घंटी बन गई, क्योंकि जनता का गुस्सा अब केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की संसद और सड़कों तक पहुंच चुका था। 1772 के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी की साख पर गहरा धब्बा लग चुका था। निवेशक घबराने लगे, शेयर गिरने लगे और कंपनी दिवालियापन के कगार पर आ गई। जिन लोगों ने बंगाल से अरबों का मुनाफा कमाया था, अब वे खुद इंग्लैंड में निंदा के पात्र बन गए।
बंगाल के किसानों की भूख और मौतें अब केवल स्थानीय त्रासदी नहीं रहीं, वे दुनिया को ये याद दिला रही थीं कि जब सत्ता व्यापारियों के हाथ में चली जाती है तो इंसानियत हमेशा हार जाती है। बंगाल की त्रासदी ये साबित करती है कि जब शासन का उद्देश्य जनता की भलाई न होकर केवल मुनाफा कमाना हो तो नतीजा कैसा भयावह होता है। एक ओर बच्चे भूख से तड़पकर दम तोड़ रहे थे, दूसरी ओर इंग्लैंड में लोग डिविडेंड और मुनाफे का जश्न मना रहे थे। यही वो विरोधाभास था जिसने ब्रिटिश समाज को झकझोर दिया। आखिरकार 1773 में ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। यह साफ हो चुका था कि कंपनी अपने दम पर शासन नहीं चला सकती। बंगाल की धरती, जिसने कभी समृद्धि और वैभव देखा था, अब भूख और मौत की गवाही दे रही थी। गंगा का पानी, जिसमें कभी नावें और व्यापार की हलचल दिखती थी, अब शवों को ढो रहा था। खेत, जिनसे कभी सोना उगता था, अब बंजर पड़े थे। और इस सब के बीच एक विदेशी कंपनी अपनी तिजोरियां भर रही थी। आज भी इतिहास इस त्रासदी को केवल अकाल नहीं कहता, बल्कि इसे एक सुनियोजित आपदा मानता है, जिसे लालच और बेरुखी ने और भी घातक बना दिया।